आज के वीडियो के लिए जो टाइटल है वह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने, अपनी नोटबुक में आप सभी स्टूडेंट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, जो आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है, उसका टाइटल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे टेंस के पार्ट 1 में किया था, सबसे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। वैसे इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल को, वह रूल, वह नियम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी टेंस का है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोडक्शन, एक परिचय, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? देखिए, प्रेजेंट का अर्थ क्या है? वर्तमान। और कॉन्टिन्यू का अर्थ क्या होता है? जारी रहना। और टेंस मीन्स काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब जो टेंस वर्तमान समय में किसी कार्य के चलते रहने की, जारी रहने की, कॉन्टिन्यू रहने की बात करता है, उस टेंस को ही हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे बहुत से कार्य हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। मैंने कहा ना, हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, मतलब मेरी, आपकी, किसी न किसी की आंखों के सामने, आइज के सामने चल रहे हैं। जैसे अभी मैं आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, आप मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। कोई स्टूडेंट हो सकता है जो राइटिंग का वर्क कर रहा है, समबडी इज राइटिंग, कोई स्टूडेंट लिखने काम कर रहा है, कोई लर्न कर रहा है, एंड समबडी इज प्रिपेयरिंग, सम स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन। और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है। कोई ना कोई कार्य हो रहा है। जब वर्क हमारी आंखों के सामने चल रहा है, इस बात को बताने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में इस बात को मेंशन करने के लिए, बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। बट ये भी तो पॉसिबल है, यह भी तो संभव है, कार्य हमारी आंखों के सामने तो नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन उस कार्य को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने क्लासरूम के एग्जाम्पल दिए आपको, जिसमें ये बताया गया कार्य आंखों के सामने ही हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम तनवीर है, वो राइट डाउन कर रहा है, लिखने कार्य कर रहा है, मानवी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्य आंखों के सामने ना हो रहा हो, कहीं और चल रहा हो। जैसे अगर मैं ये कहूँ किसान खेतों में हल चला रहे हैं, यह तो क्लासरूम है ना, यहाँ पर तो ना किसान है, ना खेत है, ना हल है। तो लेकिन कहीं ना कहीं किसान खेतों में हल चला रहे हैं, लेकिन कार्य जो है वो मेरी आइज के सामने नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं तो चल रहा है, आंखों से दूर भी कार्य हो रहा है। मेरी मदर इस समय किचन में खाना बना रही हैं, मेरी माताजी इस समय किचन में खाना तैयार कर रही हैं। तो ना तो यहाँ पर मेरी मदर हैं, ना यहाँ पर किचन है, और ना ही यहाँ पर खाना प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन फिर भी खाना बनाने का जो कार्य है वह कंटिन्यू है, आंखों से दूर। तो मतलब दो एस्पेक्ट हो गए। इस टेंस को समझने के लिए आपको दो एस्पेक्ट लेने होंगे, दो पक्ष लेने होंगे, दो पहलुओं पर विचार करना होगा। एक तो है कार्य अभी इस समय आंखों के सामने हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है, और दूसरा कार्य अभी आंखों के सामने तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कार्य को कर रहा है। लेकिन इन दोनों पहलुओं में एक बात, इन दोनों साइड्स में, दोनों पक्षों में एक बात कॉमन है, एक जैसी है, कार्य का चलते रहना, कार्य का होना, कार्य का कंटिन्यू रहना, कार्य का जारी रहना। जब कार्य चल रहा है, या तो आंखों के सामने है या आंखों से दूर कहीं और हो रहा है, मतलब है कार्य की कॉन्टिन्यूटी से, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क। जब कार्य हो रहा है, चल रहा है, जारी है, तब इस बात को हिंदी से इंग्लिश में बताने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसी के फॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाते हैं। जब हमें पता चलता है कार्य हो रहा है, चल रहा है, आइदर वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, आइदर वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, या फिर आंखों से दूर कहीं ना कहीं कार्य कंटिन्यू है, तब हम फॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर कार्य जारी है, चल रहा है, हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर दूसरी कंडीशन बताई थी आपको, पहचान कैसे करें। ये तो समझ में आ गया कि जब कार्य कॉन्टिन्यूटी में है, चल रहा है, हो रहा है, जारी है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। लेकिन पहचान क्या, कोई पहचान है?
क्या कोई ऐसी ट्रिक है जैसे हिंदी वाक्य हमारे सामने लिखे हुए हैं और हम बता सकें कि इतने हिंदी वाक्यों में से आपके सामने 10 हिंदी वाक्य लिखे हुए हैं और किसी ने कहा कि ठीक है, आपने तो बहुत ग्रामर सीख ली, चलो अब हम आपके सामने सेंटेंस रखते हैं, आप ये बताओ इसमें से कौन कौन से हिंदी वाक्य हैं जिनका संबंध इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ है। तो क्या हिंदी वाक्यों में कोई ऐसी पहचान छिपी हुई है जिसके बेस पर, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हिंदी वाक्य है और ये इसकी पहचान है, इस हिंदी वाक्य का तो कंफर्म है, डैम श्योर है कि इस हिंदी वाक्य का सीधा लिंक, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ है। तो इसका आंसर है हाँ, पहचान है। जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित हिंदी वाक्यों को पहचानना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंट्रोडक्शन हो गया, वो मैंने लिखा नहीं, एन इंट्रोडक्शन, ये आप लिख लेना। अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई। इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, ये तो डिस्कस हो गया, एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया। अब है हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई मतलब पहचान कैसे करें। हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें कि ये हिंदी वाक्य है और इसका संबंध इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ है। इसके लिए शब्द हैं, लिखते जाइए, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, जस्ट अ मिनट, रहे हो, रहे हो, रही हो। यदि किसी भी वाक्य, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रही हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रही हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तब यह बात बिल्कुल कंफर्म है, सुनिश्चित है, पक्की है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य का सीधा सीधा जो लिंक है, कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी हिंदी वाक्य को देखते हैं, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तो उस हिंदी वाक्य को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, उस ऐसे हिंदी वाक्य को आप डायरेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिंक कर देंगे। ये हो गया आपका पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई। और तीसरा स्टेप क्या है, जैसे फर्स्ट वीडियो में किया था, तो यहाँ पर भी जो थर्ड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की रचना कैसे की जाए। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कितने प्रकार के वाक्य लेंगे हम, 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 प्रकार के वाक्य, हाँ वाले, ना वाले और प्रश्न वाले। हाँ वाले वाक्यों को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य और इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें, इसके लिए जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस इज या एन या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद इज या एम या आर का यूज करेंगे। अब ये इज या एम या आर क्या है, इज या एम या आर जो है वह है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग, हेल्प सहायता, सहायता करना,
हेल्पिंग सहायक, वर्ब क्रिया, वर्ब्स क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं। जो वर्ब्स मेन वर्ब्स की हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं, जो वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करती हैं किसी वाक्य में, उन्हीं को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वोज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं उनको लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस में, उन्हीं को डिस्कस करना है। इज, एम, आर इस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल हैं, वो हैं इज, एम, आर। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं। अब क्वेश्चन तो मन में आता ही है ना कि ठीक है 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनके लिए भी तो ऑप्शंस होंगे ना। हर प्रत्येक सेंटेंस में हम इज को यूज़ नहीं कर सकते, एम को यूज़ नहीं कर सकते, आर को। तो कहाँ पर हमें इज का यूज़ करना है, कहाँ पर एम का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें आर का यूज़ करना है, हमें इस बात का भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये रूल्स हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, अकेला है, एक मतलब एक वचन, या ए लिख लो, एक याद रखने के लिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है, अकेला है, तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, वह लिख सकते हैं आप यहाँ पर, वह लिख लो या बहु लिख लो, डॉट, बहुवचन। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब सहायक क्रिया के रूप में आर का यूज किया जाएगा। फिर एम, आई के साथ, आई के साथ हमेशा हमेशा एम का ही यूज किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया के रूप में इज का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में आर का यूज किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी का यूज तो होगा ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो सभी के साथ होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, एक वचन है, प्लूरल है, बहुवचन है, या सब्जेक्ट आई है, आई, यू, ही, वी, दे, कोई भी है सब्जेक्ट, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो होना ही होना है। कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं आप स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैं अपने आप की शुरुआत कर सकता हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं ना, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, और ये कार्य भी हो रहा है, आंखों के सामने चल रहा है, आई एम टीचिंग। आप स्टडी कर रहे हैं, यू आर, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग। वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग। ये जा रहे हैं, दे आर लाफिंग, ये लाफिंग है, करेक्ट कर लीजिए, लाफिंग। ये जा रहे हैं, दे आर गोइंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। वह लिख रही है, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है। एक बार चेक कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड कवर भी हो पा रहा है, नहीं कवर हो पा रहा है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस, हाँ कवर हो रहा है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य हो रहा है, चल रहा है। आई, सब्जेक्ट आई है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज किया गया। यू आर, और यू को हम प्लूरल ही मानते हैं, और प्लूरल ही क्यों मानते हैं, बहुवचन ही क्यों मानते हैं, यू को एक वचन क्यों नहीं मानते, यू को सिंगुलर क्यों नहीं मानते। यू चाहे एक व्यक्ति के लिए आए या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यू का यूज किया जाए, यू हमेशा अपनी जो सेंस है वो बहुवचन ही रखता है। इस बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है पार्ट 1 में। टेंसेस तभी समझ में आएंगे जब आप बैक टू बैक देखेंगे, यानी कि जो पार्ट 1 है उसको पहले देखिए फिर पार्ट 2, क्योंकि जरूरी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको बताई गई, साइड बाय साइड बहुत से ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं जो उसमें डिस्कस होते हैं। तो ऐसे कोई जो है तुक नहीं बनेगा। आप बच्चे क्या करते हैं कि पार्ट 2 देख लिया, ठीक है काम हो, नहीं, पार्ट 1 पहले टेंस का पार्ट 1 को वॉच कीजिए, फिर पार्ट 2 को वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए, तभी आपको ये समझ में आएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट, आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई सब्जेक्ट है, एम का यूज किया गया है। यू आर स्टडिंग, आप स्टडी कर रहे हैं। यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज किया गया है। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। ही, ये अब देखिए आई है, फिर यू वह है, बहुवचन सब्जेक्ट है। यहाँ पर ही क्या है, एक वचन है, ए लिख सकते हो। सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया गया। दे, वे या वो, देखो क्या बोलते हैं हिंदी में, वे या वो। तो दे भी प्लूरल है, बहुवचन है, वह लिख लीजिए बहुवचन, तो इसलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज किया गया है। वही हम, ये भी बहुवचन है, इसके साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया है, आर का यूज किया है। शी, वह लड़की, वह स्त्री, तो यहाँ पर
ये सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में आर का यूज किया जाएगा। और सब्जेक्ट आई है, मैं खुद ही सब्जेक्ट हूँ, आई शब्द ही सब्जेक्ट है, तब सहायक क्रिया के रूप में एम का यूज किया जाएगा। ये तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव या पॉजिटिव। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की रचना कैसे करते हैं वो हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। वैसे हाँ और ना वाले वाक्यों में क्या फर्क होता है, ना का ही फर्क होता है ना। मैं कहूँ हाँ और ना में, हाँ वाले वाक्यों में और ना वाले वाक्यों में किसका फर्क है। आप कहेंगे सर उसमें जो हाँ वाले वाक्यों में कार्य का करना या होना दिया होता है कि हाँ हुआ है कार्य, और ना वाले में कार्य नहीं हुआ, तो नोट तो जरूर आएगा, ये तो श्योर है, कन्फर्म है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई। एफर्मेटिव को हटा देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लिख देते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम ए आर प्लस नोट। नोट तो समझ गए ना किस लिए आया, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी सेंस जो इसकी थीम है वो ना है, तो ना के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, नोट तो लेकर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप। और नोट की पोजीशन क्या होती है, ये एक मेन पॉइंट है जो बताना जरूरी है। नोट का यूज, चाहे आप कोई भी टेंस कर रहे हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, किसी टेंस का कोई भाग कर रहे हो, हर टेंस के 4 पार्ट हैं, टोटल 3 टेंसेस के 12 पार्ट हैं, कोई भी पार्ट कर रहे हो, नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें जो नोट की पोजीशन होगी वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगी। जैसे यहाँ पर इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव बनेगा इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट से बनेगा। तो अगर कोई और टेंस कर रहे हैं तो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके एकदम बाद आपको नोट का यूज करना है। तो नोट की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं कि इस टेंस में यहाँ पर है और किसी दूसरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले है, नो, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होने वाला है। जो नोट की पोजीशन है वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद होती है नेगेटिव सेंटेंसेस में, ये भी आपने ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं लिख सकता हूं, वही सेंटेंसेस ले लेंगे दोबारा से। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। देन यू आर नॉट स्टडिंग, आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रहा है। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। शी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है। तो ये सभी नेगेटिव हो गए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने वैसे कुछ भी नहीं किया, इसमें आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें आपने क्या किया, नोट का यूज कर लिया। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस नेगेटिव सेंटेंस है, ना वाला वाक्य है, तो हमने ना की सेंस के लिए किसको यूज कर लिया, नॉट, और उसकी पोजीशन फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज या एम या आर के बाद नोट का यूज किया जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यू आर नॉट स्टडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं। ही इज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रहा है। दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट कमिंग, हम नहीं आ रहे हैं। शी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है। अब देखिए एफर्मेटिव हो गया, हाँ वाले वाक्य सकारात्मक वाक्य कर लिए, फिर नेगेटिव नकारात्मक ना वाले वाक्य भी हो गए, उनकी फॉर्मेशन भी कर ली। सबसे लास्ट में कौन सी फॉर्मेशन बची, आप गेस करो, आप बताओ। एफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, आप किसकी फॉर्मेशन करेंगे, किसकी फॉर्मेशन करेंगे, दिखाओ नोटबुक से। अब फॉर्मेशन करेंगे हम इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस प्रश्न कैसे बनाएं,
हाँ वाले वाक्य बनाने सीख लिया हमने, हमें समझ में आ गया आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके, और नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपने उनकी फॉर्मेशन को भी सीख लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाए, क्वेश्चंस कैसे पूछे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके लिए रूल है इज या एम या आर। अब देखिए सेंटेंस की बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, तो ये बात पॉइंट तो छोटा सा बता रहा हूं पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ही सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया इज या एम या आर को, तो इज में आई कैपिटल, एम में ए कैपिटल और आर में ए कैपिटल हो गया है ना, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज या एम या आर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल वाक्य के शुरू में होंगी। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसको सेकंड पेज पर यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। और लास्ट में किसका यूज करना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क का यूज भी करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंसेस एम आई, वैसे तो ये पहला वाक्य आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पर हमें प्रैक्टिस एक बनाना होगा। एम आई टीचिंग, देखो अगर मैं टीच कर रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम नॉट टीचिंग। लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं कहूँ कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी से क्यों पूछूंगा, मुझे तो पता ही है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। पर ये ग्रामर को सिखाने के लिए सिर्फ एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आर यू स्टडिंग, क्या आप स्टडी कर रहे हैं, आर यू स्टडिंग, क्या आप स्टडी कर रहे हैं। देन इज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा है। आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। इज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही है। आर दे प्लेइंग, एक नेम के साथ भी ले लेते हैं क्योंकि हमने नेम के साथ किसी को लिया नहीं है, नेम ले लेते हैं। इज सचिन प्लेइंग, इज सचिन प्लेइंग, क्या सचिन खेल रहा है। तो और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब आपने सीख लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करते हैं हाउ टू, वेयर टू यूज़, कहाँ पर यूज़ करना है। शुरू में जो रूल बताया गया था इंट्रोडक्शन, वो भी उसका रूल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रूल है किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया है कि कार्य हो रहा है, चल रहा है, आइदर हमारी आंखों के सामने कार्य चल रहा है और कहीं पर किसी और स्थान पर हमारी आंखों से दूर कहीं ना कहीं कोई कार्य हो रहा है, ऐसा बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। अब आगे लेते हैं वर्क इज हैपनिंग नाउ, कार्य अब हो रहा है, आंखों के सामने या दूर, वर्क इज हैपनिंग नाउ, ये रूल है, इसको लेंगे। वर्क इज हैपनिंग नाउ, वर्क इज हैपनिंग नाउ, अभी कोई कार्य हो रहा है, ऐसा बताने के लिए हम जैसे आई एम टीचिंग और गुरजोत इज राइटिंग, जैसे गुरजोत बैठा हुआ है और गुरजोत राइटिंग वर्क कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, गुरजोत इज राइटिंग, गुरजोत इज राइटिंग, गुरजोत
लिख रहा है, कार्य हो रहा है। वर्क इज हैपनिंग नाउ, कार्य अभी हो रहा है, ऐसा बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है वर्क इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 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 तो इसके लिए है माय सन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट। पहले समझ लो इसको, वर्क इज हैपनिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम मतलब वर्क इज नॉट हैपनिंग नाउ, कार्य अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन दिन में कोई ऐसा पीरियड, टाइम पीरियड है 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर जहाँ जब वो कार्य कंटिन्यू है, उस अवधि में, उस काल अवधि में कार्य चल रहा है, हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है माई सन इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑथेंटिक, अपने इंस्टीट्यूट का नाम तो पता है ना आपको, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट। मेरा बेटा जो है वो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहा है। तो सपोज कीजिए दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं रात को 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास, और एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताओ आपका बेटा क्या कर रहा है, 10th क्लास के तो एग्जाम हो गए, अब तो खाली होगा वो। तो फिर दूसरे पर्सन ने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है वो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहा है, माई सन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट। तो क्या रात को 10 बजे पॉसिबल है कि बैच चल रहा हो, 11 बजे 12 बजे नहीं ना। और दो फ्रेंड्स मिले हैं किसी ऐसे टाइम पर, और जब एक फ्रेंड ने कहा है माई सन इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट, मेरा बेटा ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से इंग्लिश लर्न कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, दैट मीन्स सुबह 7 या 8 बजे सेंटर्स ओपन होते हैं, तब से लेके मॉर्निंग में 8 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग में 8 या 9 ओ क्लॉक तक के बीच में कोई ना कोई 1, 2 या 3 घंटे का टाइम ऐसा होता है जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा है। वर्क इज हैपनिंग नॉट नाउ, कार्य अभी नहीं हो रहा, लेकिन कोई पीरियड ऑफ टाइम है, बीच में ड्यूरेशन है, उस टाइम पर वर्क हो रहा है। जब दिन भर की अवधि के दौरान कभी ना कभी 1, 2, 3 घंटे के लिए कोई कार्य चल रहा है, हो रहा है, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ही यूज करते हैं। फॉर अ वर्क दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जस्ट अ मिनट। फॉर अ वर्क that is happening, that will happen, take place in near future. For a work that will take place in near future. कोई ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में होगा, कोई ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में होने जा रहा है। अब ज़्यादा बेटर समझेंगे आप। कोई ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में होगा या नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, उस कार्य को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अभी दोपहर को जो है बात कर रहे हैं लोग आपस में, तो उसमें से एक ने कहा वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, हम शाम के समय मार्केट जा रहे हैं। हो सकता है जब वो बात कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम है, हो सकता है वो आफ्टरनून टाइम है, तो वो बोल रहे हैं वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, अभी तो नहीं जा रहे, भविष्य में। तो अगर अभी मॉर्निंग है तो इवनिंग भी क्या माना जाएगा, फ्यूचर ही माना जाएगा ना। तो वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, हम शाम के समय, शाम को मार्केट में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया आपको कि क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस,
फिर उसके बाद पहचान कैसे करनी है, हिंदी में पहचान बताइए, वो इसमें तो मैंने हटा दिया यहाँ से, आपके पास लिखा है नोटबुक में। उसके बाद फिर इसके फॉर्मेशन के रूल्स बताए गए, हाँ में, ना में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनको लिख लीजिए, सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, और जहाँ पर भी डाउट है, वेयरएवर यू हैव डाउट, आपको डाउट है तो पहले उसको आप डिस्कस कीजिए कि सर यहाँ यहाँ इन पॉइंट पर मुझे डाउट है, और वो डाउट्स के जो है आपके डाउट क्लियर होने जरूरी है। देखिए जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चाहे इस वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, लेकिन डाउट क्लियर करो। और वीडियो को देखने का डाउट क्लियर नहीं हो रहे तो मैं हूँ क्लासरूम में, आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।